हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने बिहार स्पेशल में शुरू करते हैं बिहार की जलवायु। तो आज हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पे एक शब्द आता है बिहार, बिहार तो अपना एक राज्य ही है और जलवायु एक शब्द है। तो जलवायु के बारे में सर्वप्रथम हम लोग जलवायु के बारे में समझ लेते हैं कि जलवायु क्या होती है। देखो, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। मौसम जो होता है वो पल पल चेंज होता रहता है, 2 घंटे में 4 घंटे में ये चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु एक ऐसी चीज़ होती है जो दीर्घकाल में एक बार चेंज होती है। जैसे यहाँ पर दिया भी है, यहाँ पर दिया भी है किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम को, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी कि जो मौसम होता है ना, वो दीर्घकालिक मौसम को हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। अब यहाँ पे जो बिहार की जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी है। आपसे सीधा प्रश्न करेगा एग्जामिनर कि बिहार की जलवायु कैसी है, आपको सीधा आंसर लगाना है उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी जलवायु। अब देख लो उपोष्ण कटिबंधीय क्यों है, मतलब बिहार की जो जलवायु है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्यों है। देखो, हम लोग ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब जो कि एक पृथ्वी का एक जो है कृत्रिम रूप है, मानव ने इसको निर्मित किया है पृथ्वी के अध्ययन के लिए, इसको मानव ने बनाया है पृथ्वी को समझने के लिए। तो ये हो गया ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसी कोई रेखा एक्चुअल में है नहीं। तो इस पे मतलब एक जो है बीचों बीच से एकदम इसको 2 पार्टों में बांटती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री। तो इसी के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर साइड में और 23.5 डिग्री दक्षिण साइड में एक कर्क रेखा होती है। ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा मिलेगी और नीचे आओगे तो ये मकर रेखा मिलती है। मतलब विषुवत रेखा के उत्तर साइड में जाने पे आपको मिलेगी कर्क रेखा और दक्षिण साइड में आने पर, विषुवत रेखा के दक्षिण साइड में आने पर आपको मिलेगी मकर रेखा। तो इसी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको बोलते हैं, इसके बीच का एरिया जो होता है। अब देखो, हमने आपको बताया था बिहार के बारे में, जब हमने आपको अक्षांश रेखा के बारे में बताया था, बिहार की अक्षांशीय रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। बिहार के अक्षांशीय रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ 24 डिग्री कुछ मिनट, उसको हम नहीं ले रहे हैं, 24 डिग्री से स्टार्ट होता है। इसकी अक्षांशीय रेखा जो है 24 डिग्री से स्टार्ट होती है और 27 डिग्री तक ये जाती है। तो अब देखो, जो हमारा ग्लोब पे वो था उष्णकटिबंधीय इलाका था, वो कहाँ तक था, ये विषुवत रेखा हो गई और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो इसके ऊपर का क्षेत्र होता है, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ 23.5 डिग्री के ऊपर और यहाँ कितने डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है ऊपर और नीचे, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक ऊपर साइड में, विषुवत रेखा के ऊपर साइड में या उत्तर साइड में हम बोल दें इसको। और विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो जो हमारा बिहार आता है, जो हमारा बिहार है, बिहार कहाँ से स्टार्ट होता है, 24 से स्टार्ट ही होता है। तो ये सीधा कहाँ पहुँच गया, उपोष्ण कटिबंध में पहुँच गया। जो बिहार का इलाका है ये उपोष्ण कटिबंध में पहुँच गया, क्योंकि ये इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये 24 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये 27 डिग्री तक चलता है। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब ये बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय कैसी है ये समझ में आया आपको, आशा करते हैं समझ में आया होगा। उपोष्ण कटिबंधीय कह लो या फिर मानसूनी कह लो। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये हमको बताओ कि जो भारत की जो मोटे तौर पे, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोटे तौर पे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। अभी एक एग्ज़ाम लगा था CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एक एग्ज़ाम लगा था। इसमें यही प्रश्न पूछा था, जीके में सीधा प्रश्न पूछा था कि भारत की जलवायु मोटे तौर पे कैसी है। तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है, ये आप लोग याद कर लो, भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी। अच्छा, एक प्रश्न और आप लोग बताओ कि भारत में जो औसत वर्षा होती है,
पूरे भारत की जो औसत वर्षा होती है ये कितने सेंटीमीटर होती है, पूरे भारत की औसत वर्षा। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आप लोगों को पता होगा कहाँ होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये भी आप लोगों को पता होगा कहाँ होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक, तो पता है सबको, मेघालय के चेरापूंजी मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और आप लोगों को ये बताना है कमेंट में कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। अब और आप लोग ये बताओ कि भारत में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की जलवायु के बारे में समझ में आ गया कि बिहार की जलवायु सीधे तौर पे कैसी है, उपोष्णकटिबंधीय कैसी, ये भी हमने समझाने का कोशिश किया है आप लोगों को बताने का। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। कौन कौन से कारक हैं, आइए देखते हैं। देखो पहला कारक है इसका अक्षांशीय स्थिति, अभी हमने बताया ना अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताया, तभी तो ये उपोष्णकटिबंध में पहुंचा। यानी कि जो बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी, यानी कि वर्षा कहाँ पे पड़ता है, अगर बंगाल की खाड़ी के जिधर बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात जा रहा है अगर उधर पहुँच रहा है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून अगर वहाँ पे पहुँच रहा है तो वहाँ का तापमान, वहाँ का जो है कृषि, सब कुछ अलग होगा। जलवायु में मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जलवायु को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना सर्वाधिक जरूरी है। पहली चीज़ है तापमान को समझना है, जिसको तापमान के बारे में समझ में आ गया वो जलवायु को अच्छे से समझ लेगा। जलवायु के बारे में समझना है तो तापमान के बारे में समझना पड़ेगा सबसे पहले, और जो है वर्षा के बारे में समझना पड़ेगा। यानी कि जो जलवायु होती है पूरी तरीके से डिपेंड होती है तापमान पे और वर्षा पे। जलवायु को अगर समझना है तो सर्वप्रथम आपको तापमान के बारे में समझना पड़ेगा और दूसरे नंबर पे वर्षा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, तापमान और वर्षा, ये जलवायु को निर्धारित करते हैं कि कहाँ का जलवायु कैसा होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जलवायु को निर्धारित करने वाले अक्षांशीय विस्तार हो गया, बंगाल की खाड़ी से दूरी हो गया, मानसून का प्रभाव हो गया, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और उच्चावच। ठीक है, अब ये देखो ये काम की चीज़ नहीं है जो आपकी यहाँ है, ये कोपेन वगैरह का दिया है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ये क्या है क्या नहीं है ये सब कभी नहीं पूछा जाने वाला है, आप लोग आगे बढ़ो। देखो ये कोपेन का है, कोपेन ने मतलब कैसे मतलब बिहार की जलवायु को बांटा है। ये उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार करके इन्होंने बताया है, और इनके संकेतक हैं CWG और AW। और ये त्रिवार्था जो हैं ये उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार को बांट के बताते हैं। ये CAW और AW है इनका। थार्नवेट करके हैं एक जो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार को बताते हैं। ये नहीं पूछा जाने वाला है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो आपको सिर्फ एक बात अभी तक याद रखनी है, कौन सी, उपोष्ण कटिबंधी, मतलब उपोष्ण कटिबंध में ये पड़ता है और इसकी जलवायु जो है मानसूनी है, या उपोष्ण कटिबंधी कह लो या फिर मानसूनी कह लो, बात एक ही है। आगे देखो, अब यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु, पहली ग्रीष्म ऋतु है जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, तब तापमान में वृद्धि हो जाती है, वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इसी मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में, कौन से? पश्चिमी और मध्य बिहार। अब जिसको चौहद्दी याद होगा उसको पश्चिमी जाने में और मध्य बिहार जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार में किस जगह पर लू चलती है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी बिहार में लू चलती है। पश्चिमी बिहार का मतलब किधर? पश्चिमी बिहार का मतलब हो गया आपका उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके, ये पश्चिमी बिहार का हिस्सा है। और मध्य बिहार में आपका जो बिहार का मध्य वाला इलाका है, जो बिहार का बीच वाला इलाका है, तो यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। इस मौसम में तापमान, किस मौसम में तापमान, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु का है मौसम, इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सबसे गर्म स्थान गया। अब आपसे पूछेगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है,
तो गया बता दो सीधा सीधा, यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे बढ़ो। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। अब आपसे पूछेगा, यहाँ पे सीधा प्रश्न पूछेगा कि भाई बताओ आप, बिहार की जलवायु कैसी है, आपको पता है मानसूनी है या फिर उपोष्णकटिबंधीय है। अब आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ आप कि बिहार में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसी के कारण जो है यहाँ पे बिहार में वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं, या फिर इसी को काल बैसाखी भी कहा जाता है। याद रखो, ये दोनों चीज़ दे सकता है, नार्वेस्टर भी दे सकता है, काल बैसाखी भी दे सकता है, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भी दे सकता है। और कहाँ से, ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात होता है उसके कारण वर्षा होती है। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। मतलब ये आ गया दूसरा। अभी हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु जून मध्य से, मतलब मध्य जून से, यानी कि 15 जून के बाद, जून से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। कब होता है, मध्य जून में। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ वही याद करो बस कि यहाँ पे वर्षा किस कारण से होती है, बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है या इसके कारण जो है बिहार में वर्षा होती है, जिसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं या फिर नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कब स्टार्ट होती है, मध्य जून में स्टार्ट होती है। अब ये पॉइंट एकदम याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में। बताओ किशनगंज किधर पड़ता है, अब आपको दे देगा। बताओ किशनगंज जैसे हमने पढ़ाया था आपको ना कि उसके बारे में, जब चौहद्दी पढ़ा रहे थे तो चौहद्दी में हमने बताया था किशनगंज किधर साइड में है। आप लोगों को पता होना चाहिए किशनगंज किधर साइड में है। किशनगंज एकदम आपके इधर पड़ता है। ये मान लो बिहार है, बिहार, ये पूरा बिहार का मान लो मैप है, तो किशनगंज यहाँ है, लगभग यहाँ लगभग पूर्वोत्तर साइड में पड़ता है, एकदम पूर्व साइड में पड़ता है, बिहार के एकदम पूर्वी साइड में पड़ता है किशनगंज। यहाँ है किशनगंज। और यहाँ पे देखो क्या बता रहा है ये, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। यहाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किशनगंज में होती है। कितना, 205 सेंटीमीटर। जिले में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। अब देखो औरंगाबाद कहाँ है, जिनको चौहद्दी याद होगी वो तुरंत उनका दिमाग पहुंच जाएगा औरंगाबाद कहाँ है। औरंगाबाद अपना सटा हुआ है किससे, झारखंड से सीमा साझा करता है। वहीं किशनगंज किससे सीमा साझा करता है, किशनगंज नेपाल से भी सीमा साझा करता है और आपके पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है कितनी, 205 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा बिहार के अंदर किस जिले में होती है, 101 सेंटीमीटर होती है। कि कहाँ पे, औरंगाबाद में। अच्छा आप लोग ये बताओ हमको कि भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, भारत में औसत वर्षा, तो भारत में औसत वर्षा 119 सेंटीमीटर होती है, लगभग। अच्छा आप लोग ये बताओ, हमने पीछे पढ़ाया भी था, बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का लिंगानुपात कितना है, फटाफट जवाब दो। अब बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का लिंगानुपात कितना है, 916। और मैंने इसी 16 से याद कराया था आपको, इसी 16 से याद कर लो। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16। और इसी 16 से एक चीज़ और याद कर लो, 1916 में क्या हुआ था, 1916 में क्या हुआ था, पटना उच्च न्यायालय बना था 1916 में। समझ में आया, आगे चलो। अब चलो, जब लिंगानुपात की बात कर रहे हो तो भारत का लिंगानुपात बता दो, पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। और लिंगानुपात को हमेशा किस में मापते हैं, किस पे मतलब इसका बेस क्या होता है, 1000 होता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं, यानी कि 943 जो हैं महिलाएं हैं कितने पे, 1000 पुरुष पे। यानी कि इसमें देख लो 57 ऐसे मेल हैं। अगर यही कंडीशन बनी रही तो 57 मेल की शादी नहीं होने वाली है फिर। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो ठीक है। तो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वर्षा ऋतु पढ़ लीजिए। वर्षा ऋतु बिहार में क्या कैसे अक्टूबर में जून मध्य से स्टार्ट होती है और अक्टूबर मध्य तक चलती है। और कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखो, जो बिहार है, बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है। पूछेगा आपसे प्रश्न कि अभी हमने बताया ना, बिहार में जो बंगाल में जो चक्रवात उठता है उसी के कारण बिहार में वर्षा होती है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अब देखो, अगर ये प्रायद्वीपीय भारत है तो दक्षिण पश्चिमी क्या होगा? आप लोग रीजनिंग में खूब पढ़े होंगे इसको। देखो यहाँ बता दे रहा हूँ फिर से। देखो ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून का मतलब क्या? ये है दक्षिण, पश्चिम इधर है, पश्चिम इधर है। तो यहाँ अगर मैं बनाऊँ, एक मैप बनाऊँ ऐसे करके, अब दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से, यानी कि यहाँ से ऐसे होके, अब यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है चक्रवात, अब यहाँ से उठेगी, चक्रवात उठेगा और फिर ऐसे 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 करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। कब पहुँचेगा? जब मध्य जून में पहुँचेगा और अक्टूबर तक रहेगा। और जुलाई अगस्त में या फिर जून से अगस्त में यहाँ पे खूब बारिश होगी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग, देखो उत्तरी भाग क्यों नहीं चल रहा है भाई? बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार कुछ सूखा प्रभावित होता है। अब देख लो इसको, देखो इसका मेन रीज़न क्या है। जो बिहार है, बिहार ऐसे है, यहाँ पे नेपाल पड़ता है, तो नेपाल में पूरा ये जो है हिमालय वाले इलाका से ढका हुआ है, हिमालय पर्वत से ऐसे ऐसे है। तो यहाँ से जितनी नदियाँ निकल के आती हैं बिहार की तरफ, तो ये सदा नीरा नदियाँ होती हैं। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। थोड़ी सी भी बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश यहाँ पे पहुँची, जैसे यहाँ पे बारिश हुई, थोड़ी सी भी बारिश हुई तो पानी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। अब पहले से यहाँ पे पानी है और पानी बारिश हुआ तो और ज़्यादा पानी हो गया, जिसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो शीत ऋतु में इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। जो मतलब शीत ऋतु यानी कि ठंडी का जो मौसम होता है। 3 ऋतु की बात की गई है यहाँ पे। एक ऋतु बताया हमने ग्रीष्म ऋतु, दूसरा ऋतु का नाम मैंने बताया वर्षा ऋतु, तीसरा ऋतु का नाम मैंने बताया यहाँ पे शीत ऋतु, यानी कि ठंडक का मौसम जब आ जाता है। तो शीत ऋतु इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ होती है, यानी कि जब मानसून जो बंगाल की खाड़ी से गया है मानसून वहाँ पर बिहार के अंदर जब वो लौटना शुरू होता है, यानी कि अक्टूबर में जब लौटना शुरू होता है तभी क्या शुरू हो जाता है? तभी शुरू हो जाता है ठंड का मौसम, शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक वाला होता है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। अब देखो 2 चीज़ है यहाँ पे, ठंडा भी है और गर्म भी है। गया ठंडा भी है और गर्म भी। सर्वाधिक गर्म जिला हमने क्या बताया था? जहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस का तापमान गर्मी के मौसम में यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया है। आगे बढ़ जाओ। मतलब याद करने की ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा, सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? बिहार का। तो दोनों गया ही है। अब एक चीज़ याद रखो, ये कि 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है गर्मी के मौसम में, इसका तापमान 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे देखो, दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो यहाँ भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर कहाँ है? देख लो पहले भूमध्य सागर कहाँ है, पहले एक बनाओ मैप। यहाँ है भारत, ये ऐसे ही मैं रफ मैप बना दे रहा हूँ। जैसे देखो ये है भारत, ठीक है। अब इसके बगल में पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान के बगल में ये ईरान, ठीक है। ईरान के बगल में इराक। अब यहीं पे
इराक के बाद यहीं पे एक छोटा सा देश है इजराइल करके, लेबनान वगैरह है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ पे ये है भूमध्य सागर, जो कि यहाँ से अटलांटिक सागर से सटा हुआ है। इसके बीच में जैसे ये है, यहाँ मोरक्को है और यहाँ स्पेन है, ऐसे करके है। फिर इसके बीच में एक जल संधि भी आती है। तो यहाँ से ठंड के मौसम में जब अपने यहाँ ठंड पड़ रही होगी, अपने यहाँ जब ठंड यानी कि बिहार में ठंड पड़ रही होगी, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे मानसून उठता है और ये धीरे धीरे चल के आ जाता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मतलब भारत में इंटर करेगा। भारत में इंटर करने के बाद उत्तर और राज्यों से होता हुआ फिर उत्तर प्रदेश में इंटर करेगा। उत्तर प्रदेश में इंटर करने के बाद ये आपका चला आएगा बिहार के अंदर ना। तो जो मतलब ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। एक बात याद रखो आप लोग, ये वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर में आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और ये वर्षा रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है, लाभदायक होती है। तो रबी की फसल, अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? रबी की फसल में देख लो कौन कौन से आएगी। गेहूँ आ जाएगा, दूसरा मटर आ जाता है इसी में, सरसों आ जाता है इसी में, और चना भी आ जाता है इसी में। जो ठंडक के मौसम में बोई जाती है फसल, वही रबी की फसल होती है। ठीक है, तो इनको ये फ़ायदा करता है। फ़ायदा क्यों करता है? किसानों को भराई नहीं करनी पड़ती है इसकी, तो इसीलिए जो हल्की बारिश हो जाती है तो ये जो है फ़ायदा करता है इसको, इस चीज़ को, रबी की फसल को ये लाभदायक होता है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं, हटाओ इसको, आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा। सीधा प्रश्न क्या पूछेगा? एक सेकंड, देखो ये बिहार में कृषि जलवायु, बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो पूरा बिहार है इसको जो है जैसे कहते हैं ना सस्य कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कृषि जलवायु क्षेत्र में इसको 3 भागों में बांट दिया गया है ना। तो पहला जैसे ये है कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब थर्ड को भी 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। तो यहीं पे वो चीज़ यही बताया गया है। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब देखो कौन कौन सा उपवर्ग है, क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ देखो, ये मतलब देखो ये दिया भी है। यार ये कैसे हो जाता है बार बार। ये देखो बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र, पहला जोन फर्स्ट दे रहा है। जोन फर्स्ट में इतने जिले आ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली और समस्तीपुर, और एक आध जिला जो अंदर का है आ जाएगा। और इधर से जोन सेकंड में ये सुपौल वगैरह, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, ये सारे जिले आ जाएंगे। फिर जो यहाँ पे लास्ट में आपका ये जोन थर्ड, अब देखो जोन थर्ड को जोन ए और ये देखो जोन ए और जोन बी में बांट दिया गया। जोन ए में कौन कौन से जिले आए? भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। ये बेगूसराय। और ये देखो इधर का जोन 3B में बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे जिले जोन थर्ड में आते हैं। अब देख लो कौन कौन सा जोन किस में आता है, देख लो यहाँ पे एक ही बार में देख लो। देखो जो बिहार का जोन फर्स्ट है, जोन फर्स्ट का मतलब क्या? जो कृषि जलवायु का जो एक कहते नहीं उसको कि सस्य कृषि जलवायु क्षेत्र, तो वही है ये। मतलब इसको तीन सस्य कृषि जलवायु क्षेत्र में बांट दिया गया है पूरे बिहार को, और तीसरे वाले को 2 में बांट दिया गया है, 3A और थर्ड बी, 3A और 3B में बांट दिया गया। अब देखो जोन 1 में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी,
गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये हो गया। और जो जोन सेकंड में जो आते हैं, इसमें जोन फर्स्ट में 13 ज़िले आ रहे हैं और जोन सेकंड में 8 ज़िले आ रहे हैं। हालांकि इतना अंदर से नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा इतना कि कितने जोन में बिहार को कितने जोन में बांट दिया गया है। कृषि शस्य जलवायु क्षेत्रों को, मतलब बिहार के कृषि शस्य जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग सीधा याद रखो 3। बहुत अंदर से अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि 3 को कितने उपभागों में बांट दिया गया है, तो 3 को 2 उपभागों में बांट दिया गया है, 3A और 3B। अब हालांकि अपनी जानकारी के लिए देख लो, जोन सेकंड में 8 ज़िले हैं, जोन फर्स्ट में 13 ज़िले हैं। जोन सेकंड की देखो, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। जोन थर्ड ए में 6 ज़िले आते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। जोन थर्ड बी में 11 ज़िले आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। गया पता है ना, गया के बारे में, गया की खासियत पता है आपको? गया की खासियत ये है कि ये गर्मी में सबसे गर्म होगा और ठंडी में सबसे ठंडा होगा। किशनगंज की खासियत पता है आपको? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। औरंगाबाद की खासियत पता है आपको? सबसे कम वर्षा होती है। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देख सकते हैं आप। मतलब इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे जोन 1, अब देखो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मतलब ये ऐसे बना लो, सॉरी रुक जाओ 1 मिनट, ये बिहार पूरा बना लिए। बिहार बनाने के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर इधर है, इस साइड है उत्तर, और पश्चिमी का मतलब इधर, मतलब यहाँ वाले ज़िले जो होंगे वही आएंगे इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्षेत्र की क्या मतलब विशेषता क्या है? औसत वर्षा यहाँ पे 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। खादर और बांगर, जलोढ़ मिट्टी का ये पार्ट है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट है, खादर और बांगर। खादर किसको कहते हैं? खादर और बांगर। खादर किसको कहते हैं? खादर प्रत्येक साल जो नई मिट्टी नदियों के द्वारा लाके इकट्ठा कर दी जाती है उसको हम खादर कहते हैं, ये बहुत उपजाऊ होती है। बांगर जहाँ पे कभी कभी बाढ़ का जल पहुँचता है और वहाँ पे मिट्टी लेके जाके डाल देते हैं, ये ऐसा कभी कभी होता है, उसको बांगर कहते हैं। ये कम उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। कहाँ पर? जोन फर्स्ट में। मुख्य फसलें यहाँ पे कौन कौन सी हैं? गन्ना है, धान है, गेहूँ है, अरहर है, मक्का है आदि। जोन सेकंड की मैं बात कर लूँ, जोन सेकंड में क्या क्या सिस्टम है। जोन सेकंड में औसत वर्षा कितनी होती है? 120 से लेकर 140 तक होती है। और मुख्य फसल क्या है इसकी? मुख्य फसल क्या क्या है इसकी? मुख्य फसल जूट है, धान है, चाय है, मक्का है। अब देखो जोन सेकंड है कहाँ? जोन सेकंड देख लो, ये बिहार है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ कह रहा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऐसे बना लो, ये पूरा बिहार बन गया। उत्तर इस साइड है, पूरब किधर साइड है? पूरब इस साइड है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ जोन सेकंड मतलब यहाँ का हो गया। ये जोन फर्स्ट रहा और ये जोन सेकंड। अगला देखो, जोन थर्ड देखो। जोन थर्ड इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होती है और यहाँ की मिट्टी बांगर होती है। बांगर के बारे में हमने बताया, जहाँ नदियों का जल बहुत समय पहले पहुँचा हुआ था लेकिन अब नहीं पहुँच पाता है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सा मुख्य फसल है? गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि। ठीक है, अब जोन थर्ड को 2 भागों में बांट भी दिया गया है, एक है 3A और एक है 3B करके। ये भी ध्यान रखो, ये भी बात ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखो, चलो तो अब कल हम लोग देखेंगे बिहार का अपवाह तंत्र। क्या देखेंगे? बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब रिवर सिस्टम। आपका बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे, झरनों के बारे में देखेंगे, झीलों के बारे में देखेंगे, जो कुछ इसमें दिया है सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें जब हमारे एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें जो हम याद किए रहते हैं वही चीज़ जाती है हमारे एग्ज़ाम हॉल में। बाकी तो सब कुछ कॉन्सेप्ट बनाइए वो अलग की चीज़ है, लेकिन चीज़ों को, फैक्ट को याद भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैक्ट याद नहीं रहेंगे तो वहाँ जाने के बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे।
क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।